हेलो एवरीवन। दो बच्चों, अपन लास्ट क्लास में अपन ने बात कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। दो टाइप की बात कर चुके थे। थर्ड टाइप में भी लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बता दिया था, दो प्रॉब्लम भी करवा दी थी, है ना। आज अपन उसी को आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाले को। दो क्वेश्चन करवाए थे, उसी के बेसिस पे आगे आज और क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा दे दिया जाए C2H2 प्लस H2 रिएक्शन करता है, C2H4 बनाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये तो बात समझ में आ रही है, तीनों गैस है। अब सुनना बात आगे, सुने बात को आगे। ये जैसे मान ले 50 ml है, ये भी 50 ml है, और ये पूछा जाए कितना प्रोड्यूस होगा वॉल्यूम। इफ ऑल वॉल्यूम measured under similar condition of temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर की अगर सिमिलर कंडीशन में इनको मेजरमेंट किया जाए तो बोला है कि इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, किसका, C2H4 का। ठीक है बात। चल देखिए कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये सोचना कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का या थर्ड टाइप का है ना। तो दो रिएक्टेंट, इसका मतलब या तो सेकंड का होगा या थर्ड का होगा। उसके बाद ये दे रखा है, दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब ये कौन से टाइप का हो गया, थर्ड टाइप का हो गया। कौन से टाइप का हो गया, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। चलिएगा, मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, एक बात सुने। आपको ये पढ़ाया था मैंने एवोगैड्रो लॉ। तो उस समय बोला इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल आ गया तो इसको Na से डिवाइड करते ही मोल आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, मोल पुट कर सकते हो। या फिर ऐसे भी देखो, PV इज इक्वल टू क्या, nRT होता है। ये गैस इक्वेशन मालूम है आप। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, N के। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर सिमिलर दे रखी है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आप काम में ले सकते हो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये 50 ml मत मानो, फिर आप इसको क्या मान सकते हो, 50 मोल ही मान सकते हो। क्या मान सकते हो, 50 मोल मान लो एक बार के लिए। अच्छा, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 50 डिवाइड बाई 1, 50 डिवाइड बाई 1, दोनों बराबर रह गए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन, दोनों C2H2 एंड H2 बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। अब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, कोई भी काम में ले लो। नंबर ऑफ C2H2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइड बाई 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 कितना आ जाएगा, 50। और वॉल्यूम अगर पूछा है C2H4 का तो 50 मोल ही किसके बराबर हो जाएगा, 50 ml के। क्यों मोल की जगह मैंने ml की जगह मोल लिखा था, तो वापस मोल की जगह ml भी लिख सकता हूं। तो देखो 50 ml C2H2 प्लस 50 ml H2 अगर रिएक्शन करता है तो 100 ml प्रोड्यूस नहीं होता है, कितना होता है, 50। मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तब भी बोला था वॉल्यूम जो होता है उसका कंजर्वेशन कोई गारंटी नहीं होगा ही होगा। देख लो नहीं हुआ। आ रही बात समझ में। चलो आगे देखो, नीट में क्वेश्चन आ चुका है 2016 या 17 के आसपास क्वेश्चन था ये। 100 ग्राम हाइड्रोजन react with 100 ग्राम ऑक्सीजन, then mass produce of H2O। H2O का कितना मास प्रोड्यूस होगा ये पूछा गया था। तो देखो 100 ग्राम हाइड्रोजन है, 100 ग्राम ऑक्सीजन है, रिएक्शन लिखी मैंने, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स टू H2O। गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कोई बात नहीं, 100 ग्राम दे रखा है तो मैं ये काम करूं, मोल कैलकुलेट कर लूं पहले बेटा इसके।
गिवन मोल 100 डिवाइड बाई 2 50, 100 डिवाइड बाई 32 नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो कैलकुलेट नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 50 डिवाइड बाई 2 25, 100 अपॉन 32 ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो कम कौन हुआ O2, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। इसका मतलब ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, H2O, तो लगा दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ O2 कितना है, मोल्स ऑफ O2 कितना है बेटा, देखो 100 अपॉन 32 इंटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 2, 100/16 आएगा, 100/16। मेरे को तो मास पूछा है, मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 100/16 इंटू 18, इसे सॉल्व करोगे तो 112.5 ग्राम आ जाएगा। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका, 112.5 ग्राम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। चलो आगे एक क्वेश्चन और देखो, एनसीईआरटी बेस्ड का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, 10 किलोग्राम H2 react with 50 kg N2, then mass produce of ammonia is, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा इक्वेशन लिखो, पहला काम तो N2 प्लस H2 गिव्स NH3, मैंने कहा बैलेंस ओवर करनी पड़ेगी अभी, तो ये लो हो गई भाई, क्या दे रखा है 50 kg 10 kg, थर्ड टाइप की हो गई, ये बात तो समझ में आ रहा है। दो रिएक्टेंट दे रखे हैं और दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब टाइप कौन सा हो गया, थर्ड टाइप हो गया, ठीक है बात। अब सुनना बात को, सुने बात को, मेरे को मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल कैलकुलेट करना तो एक काम करो ना, आप तो 50 डिवाइड बाई 28 ही कर दो, एक बार मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो, 1000 तो उधर भी करना पड़ेगा, 10 डिवाइड बाई क्या कर दो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो यहां पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करो, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ही है बेटा, 1000 को अलग ही रखे आप, है ना। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 है। चलो सुनना बात को ढंग से, 1000 इधर भी है 1000 इधर भी है, छोड़ो 50/28 50/28 50/28 है ना, 50/28 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इधर 10/6 ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी कम है। मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू लगभग लगभग 2 के आसपास आएगी, ये वाली वैल्यू लगभग लगभग 2 के आसपास आएगी, जबकि ये तो 1.6 ही बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज H2, समझ में आ रहा है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, 28 में 1 टाइम्स आएगा, पीछे बच जाएगा 22, हो जाएगा 220, डिवाइड कर लेना 6 से, तो ज्यादा ही टाइम जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज H2, बस काम हो गया आपका। अगर लिमिटिंग रिएजेंट H2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2/3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल आए कितने 5000, यही तो बात हुई, 5000 मोल आ गए, ठीक है। तो 5000 मोल आएगा तो ये कितना हो गया 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 3। मास ऑफ अमोनिया चाहिए,
अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 17, ये आ जाएगा ग्राम में, किलोग्राम में चाहिए तो 170 डिवाइड बाई 3 केजी हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, 170 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व कर लेना, 56.67 आ जाएगा। ठीक है बात, ये प्रॉब्लम हो गई क्या, केस थर्ड की। ठीक है, अब आगे देखते हैं और किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगा। टाइप 4, टाइप 4 टाइप 4 सीक्वेंस रिएक्शन। रिएक्शन कैसी दे रखी होगी, एक सीक्वेंस में दे रखी होगी। जैसे क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन नंबर है 4, ये हाउ मच मास ऑफ पॉलीथीन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 kilogram of calcium carbide. CaC2 is a calcium carbide, very famous फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बाइड। इथाइन बनाने के मेथड में काम आता है, यूनिट ऑफ कार्बाइड भी पूछी जाती है इनऑर्गेनिक के अंदर। सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन क्या दे रखी है, CaC2 लिया मैंने, ये करवाया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस C2H2 बन गया। C2H2 लिया प्लस इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, बन गया C2H4। C2H4 मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन n मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसे हीट करेंगे तो CH2 ये इस टाइप से बन जाएगा, दैट्स पॉलीथीन, दैट्स पॉलीथीन, ये है पॉलीथीन। ये बनाने का मेथड है। बोला इस सीक्वेंस से बनाया है, तो आपने तो 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड लिया था और इससे आपको यहां तक पहुंचना है। आप तो एक काम करते जाओ, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं आप तो चेक करते जाओ, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए देखो, यहां से जहां मेरे को जस्ट नेक्स्ट स्टेप में, बेटा ध्यान से सुनना, ये वाला कंपाउंड आगे चला, फिर ये वाला कंपाउंड आगे चला, इसका मतलब इसका इससे लिंक आना चाहिए, फिर इसका इससे लिंक होगा तो इसका इससे लिंक आ जाएगा, और इस वाले का इससे लिंक है तो इसका इससे डायरेक्ट लिंक लेके आना है। तो 3 इक्वेशन लिखने वाला हूं। इधर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2। सही बात। अगले स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4, और लास्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 इज इक्वल टू डिवाइड बाई n करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीथीन। यही बात होगी। चलो अब यहां पे n है, n की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, तो इस वाले स्टेप तक तो आपको नहीं पहुंचना है, इस वाले स्टेप का तो आपको यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है पहले समझ ले। क्या n की वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है ना, तो n लाएंगे कहां से बताओ। अभी तक तो अपने पास सारी n की वैल्यू होती थी तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अब यहाँ पे n की वैल्यू लाओगे कहां से, समझ में आ रही है बात। तो सुनना बात को, इसको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है। अब सुने बात को, ये और ये बराबर हो गया तो डायरेक्ट ये बराबर कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड 1000 ग्राम डिवाइड बाई कैल्शियम का 40 और ये 2464 आ गया। एक काम करता हूं, मास ऑफ C2H4 कैलकुलेट कर लेता हूं, 28 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो मोल आया था, ठीक है। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16, यही बात होगी। फिर ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 1750 ग्राम डिवाइड बाई 4। अब एक बात बताओ,
ये 1750 ग्राम ही तो यहाँ पे काम आएगा, बोलो हाँ या ना। मास कंजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो जब ये 1750 ग्राम है यहाँ पे बना, 1750 डिवाइड बाई 4, यही तो बना है, तो यही मास यहाँ पे काम ले रहा है। और इसमें देख लो, रिएक्टेंट ये अकेला है, प्रोडक्ट ये अकेला है, तो ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ऐसा बोल दूं क्या, मास पॉलीथीन इज इक्वल टू मास ऑफ इथिन, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो मास ऑफ इथिन कितना था, ये समझ में आई बात या नहीं आई, आया समझ में कुछ। देखो मैंने क्या ये दे रखा था, तो मैंने इसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा, इसके लिए भी लिखा, इसके लिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को एन की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। ए और ये इसके मूल बराबर हो गए डायरेक्टली, ये देख लो ये बराबर है, तो है ना, तो मैंने ये मूल बराबर कर दी। C2H4 के मूल आ गए, तो मैंने मास कैलकुलेट कर लिया। जो मास आया वही इस अगली वाली रिएक्शन में यूज आया, तो मास को ना तो क्रिएट करूंगा ना प्रोड्यूस करूंगा, और एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, तो 100 से वापस इधर 100 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था, तो मैंने करवा दिया, प्रोड्यूस हो गया। बात आई समझ में। चले आगे, एक क्वेश्चन और है सिक्वेंशियल के ऊपर, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये 3 टाइप तक की रिएक्शन है जो थी, ये मोस्ट ऑफ द केस में नीट में पूछी जाती है, ये सिक्वेंशियल वगैरह कम पूछा जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 5, m प्लस x2 रिएक्ट हो रहा है mx2, mx2 प्लस 3 टाइम्स x2 गिव्स, सॉरी 3mx2 प्लस x2 गिव्स m3x8 and m3x8 plus N2CO3 is equal to 4 टाइम्स ले लो 8 टाइम्स NX प्लस M3O4 प्लस 4 टाइम्स CO2। सही है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। आपसे ये पूछा गया calculate the mass of M, calculate the mass of M to produce 206 ग्राम NX। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, एटॉमिक वेट ऑफ M, एक तो ये दे रखा है, एक दे रखा है N और एक दे रखा है X। एटॉमिक वेट ऑफ M दे रखा है 56, इसका 23 और इसका 80, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी। चलो, रिएक्शन सारी बैलेंस्ड है, रिएक्शन सारी बैलेंस्ड है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने लिए। मेरे को क्या करना है, इस NX और इसका रिलेशन लेके आना है, इसका रिलेशन लेके आना है। दो कैसे लेके आऊंगा, यहां से MX2 नेक्स्ट रिएक्शन में चला, इधर से M3X8 चला है, तो जो रिलेशन में काम आएगा वही लिखूंगा। यहां लिख रहा हूं फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MX2। सही बात। अगले वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MX2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M3X8 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M3X8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NX डिवाइड बाई 8। ये आ गया। तो मैं तो एक काम करूं, एक काम कर लू क्या, इसकी जगह देखो सुनना बात को, जो अब रेड पेन से लिखूंगा, ये 3 कंक्लूजन तो आ गया बेसिकली, इसकी जगह पे ले जाके ये वाला रख दूं क्या, बोलो हाँ या ना, रख दे। अब सुनो, इस NMX2 की जगह ये 3/8 करके लिख दूं क्या, नहीं आया समझ में सॉरी, नहीं आया समझ में। ये बेसिक ब्लैक पेन से जो लिखी है मैंने, वो तो बेसिक अपन जैसे लिखता है वैसे लिख दिया। अब मेरे को रिलेशन में किस में चाहिए, M और NX में, तो मैंने क्या ये इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी सबसे पहले, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए। अब मेरे को तो NMX2 चाहिए ना, तो 3 को इधर भेज दिया, 3/8 हो जाएगा, तो ये 3/8 हो गया। तो अब बेसिकली इन दोनों में रिलेशन आ गया, ये लो आ गया ना।
तो सुने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M इज इक्वल टू 3/8, कितना ग्राम है? 206 डिवाइड बाई NX 32 और 80 103, कितने मोल हो गए? 2, कितने मोल हो गए? 2, तो 3/4 मोल हो जाएगा। मेरे को मास चाहिए किसका? कैपिटल M का, तो मोल आगे मास के लिए 56 का मल्टीप्लाई कर दो, 42 ग्राम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो, हो जाएगा? ये सिंपल से क्वेश्चन 2 सिक्वेंशियल के मैंने आपको करवा दिए, जिसके बारे में बस ध्यान ये रखना, जिसके बारे में पूछा जा रहा है और जो डेटा गिवन है उनको बराबर कर दो कैसे भी करके, उनमें रिलेशन लेके आओ। तो मेरे को M और NX में रिलेशन लेके आना था, तो पहले बेसिकली 3 जनों के लिए लिखा, फिर उसके अकॉर्डिंग M और NX में रिलेशन आ गया। ठीक है, लास्ट 5th टाइप के ऊपर बात करते हैं अपन। फिफ्थ टाइप पे बात करते हैं। क्या करेंगे 5th टाइप पे बात? परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ आपको, परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं जिससे आपको आइडिया चल जाए। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड by heating of 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में लिखा हुआ 80% प्योर। कितना परसेंट प्योर है? 80% प्योर है। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया प्योरिटी बेसिस पे कि इतना परसेंट प्योर है, इम्प्योर है, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो इसको कैसे टैकल करें? इसको टैकल करने के 2 तरीके हैं। देखो, इस बार तो क्वेश्चन में पूछा गया इतना परसेंट प्योर है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये पूछा जाएगा बताओ परसेंटेज प्योरिटी क्या है ना। तो देखो कैसे टैकल करें। मेरे को तो मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही हो गया। क्या ये 400 ग्राम पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? क्या 400 ग्राम पूरा कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? नहीं, 80% ही तो प्योर है। इसका मतलब 20% उसके अंदर क्या होगी? इंप्योरिटी होगी, कुछ ना कुछ मिट्टी होगी, कंकड़ वगैरह होंगे। तो 80% जो है वो प्योर है। मेरे को तो 400 ग्राम का 80% कैलकुलेट कर लो, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 400 का इधर साइड में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, इधर कर लो चाहो तो, मैं इधर कैलकुलेशन कर लेता हूं। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंपल, ये तो सैंपल दे रखा था आपको। 400 का 80% प्योर है, तो ये लो 80% प्योर 320 ग्राम आ गया 320 ग्राम, बस काम हो गया आपका। तो ये 320 ग्राम है, मींस 3.2 मोल है। एक डेटा दे रखा था, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो 3.2। देन मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 3.2 इंटू 56 ग्राम। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? व्यवस्थित चल रहा है अभी तक? क्या दिक्कत हो रही है? समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, अपना क्वेश्चन को समझ के करो। मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया से चल रहा हूं, ठीक है? कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं कि इस टाइप के। अपने तो जो 4 टाइप पढ़ी है, 3 टाइप पढ़ी है, उसी को फॉलो करना बेटा, ठीक है बात? ये क्वेश्चन और देखो, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है। (16.8 लीटर CO2 produced at NTP by heating of 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3। ये क्वेश्चन, ठीक है? कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आपने तो ये काम किया, परसेंटेज प्योरिटी बाद में चेक करेंगे अपन।
ये 100 ग्राम क्या कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? क्या लिख दूं क्या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? ना, अरे ये तो सैंपल है, अभी तो इसमें क्या मालूम कितना परसेंटेज प्योर होगा, तो मालूम ही नहीं। मैं तो यहाँ पे वही लिखता हूँ, यहाँ पे 400 ग्राम लिखा था क्या मैंने? नहीं लिखा ना, इसका मतलब जो प्योर होगा वही लिखूंगा ना। अभी तो मेरे को मालूम ही नहीं, ये तो कैलकुलेट करना है, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। अच्छा, CO2 दे रखा है, कितना दे रखा है? 16.8 लीटर एट एनटीपी। तो मैंने कहा एक काम करो, मोल कैलकुलेट कर लो। 16.8 लीटर में 3/4 मोल हो जाएगा, 0.75 मोल हो जाएगा। डिवाइड करो 16.8 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, तो कितना आ जाएगा? 3/4 मोल आ जाएगा। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3/4। बोलो हाँ या ना? आएगा? चलो, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 3/4 इंटू 100 मीन 75 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये लो, अपॉन मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया? 75। सैंपल कितने का दे रखा था? 100 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंटेज प्योर है? 75% ही क्या है? प्योर है। हो जाएगा कैलकुलेट ऐसे? बोलो ठीक है। चलो आगे, ये मैंने परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया। अब मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, या उसके अंदर कोई सा दूसरा लॉजिक भी लगे तो उसको कैसे टैकल किया जाए, ये समझाने वाला हूं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इक्वल अमाउंट ऑफ जिंक, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इक्वल अमाउंट ऑफ जिंक रिएक्ट्स विथ excess of NaOH and HCl, calculate the ratio of volume of gases produced। पहले तो आपको ये रिएक्शन मालूम होने चाहिए। इसका टास्क क्या है इस क्वेश्चन का मालूम है आपको? पहले तो रिएक्शन मालूम हो। जब तक अगर रिएक्शन मालूम नहीं होगी तब तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्या मालूम चलेगा कि आप बैलेंसिंग में क्या करना है? बैलेंसिंग तब करते हो ना जब आपको प्रोडक्ट मालूम हो, रिएक्शन मालूम हो। अब रिएक्शन ही मालूम नहीं है तो कर ही नहीं पाएंगे अपन, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, जिंक की रिएक्शन लिखा है। जिंक इज ए एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब ये होता है कि जो एसिड के भी साथ रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करे? हाइड्रोजन गैस H2। जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस रिलीज करते हैं? H2 गैस रिलीज करते हैं। तो ये जिंक भी H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ये लो, ठीक है, ये जिंक प्लस NaOH, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। ये लो, जिंक का इक्वल अमाउंट लेना है, तो जिंक का तो मैंने इक्वल अमाउंट लिया, देखो लिया ना इक्वल अमाउंट, एक एक मोल बोलो। तो यहां पे हाइड्रोजन भी कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 1 मोल। यहां पे कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 1 मोल। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। N1 भी 1, ये भी 1, ऐसा ही होगा अगर एक मोल लिया तो V1 बाई V2 जो आएगा वो क्या आएगा? 1:1। आया ना? आएगा? बोलो क्लियर बात। चलो आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। $50 ml mixture of CH4 and H2 required
25 ml O2 for complete combustion. CH4 और H2 का मिक्सचर है, कंप्लीट कंबशन के लिए कितना ml O2 रिक्वायर्ड है? 25 ml. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2 बाय वॉल्यूम इन मिक्सचर. बाय वॉल्यूम इन मिक्सचर में कितना होगा ये आपको बताना है. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया. CH4 और H2 का अगर मिक्सचर दे रखा है तो देखो करना क्या है. ये मैंने दे दिया CH4 और ये दे दिया, अलग अलग रिएक्शन लिख लो. O2 के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा प्लस H2. मेरा फोकस वहां पे नहीं है, मेरा फोकस ओनली फॉर कहां पे है? O2 के ऊपर है. ये रिएक्शन अगर बैलेंस करते हो तो यहाँ पे 2 आएगा और ये रिएक्शन बैलेंस करते हो तो यहाँ पे हाफ आएगा. सही बात. कोई कहता है सर यहाँ 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, बात तो वही रहेगी. मैंने मान लिया ये x ml है तो ये कितना होगा? 50 माइनस एक्स. मैंने बोला था ना वॉल्यूम को मोल की तरह कंसीडर कर सकते हो, तो x ml माना तो ये x मोल हो गया, ये 50 माइनस एक्स मोल हो गया. इस x के लिए कितना चाहिएगा? 2x. यहां कितना चाहिएगा? हाफ. ये समझ में आ रहा है या नहीं जा रहा है? इसके एक के लिए इसका आधा ही तो चाहिएगा, इसके एक के लिए इसका डबल ही तो चाहिएगा. नहीं आया समझ में? देखो इधर ऐसे ही तो करते हैं अपन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4. ये लो, CH4 का x मोल है तो ये 2x आ जाएगा. ठीक है बात. चलो मेरे को ये मालूम है O2 जो है ना, ये लो O2, ये किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है. ये लो कर दिया 25 के इक्वल. 2x प्लस 25 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 25. क्या बेटा गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? है कहीं गड़बड़ हो गई क्या? x इसको माना तो 2x, ये हो गया 50 माइनस एक्स बाई 2. यही बात हुई. 2x प्लस 50 माइनस 25 से 25 कैंसिल हो जाना चाहिए क्या? कहीं गड़बड़ हो गई है क्या? 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0. एक मिनट रुक जाओ, इसको x मान के कर लो. ये x मानोगे तो ये x बाई 2 होगा, ये 50 माइनस एक्स मानोगे तो ये 2 टाइम्स 50 माइनस एक्स हो जाएगा. तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा 100 माइनस 2x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 25. हाँ सही है. वैसे भी मानते हो तो मेरे को लग रहा है मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती की थी, मेरे को ऐसा लग रहा है. ठीक है. 100 माइनस 2x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 25. तो 75 इज इक्वल टू 3x बाई 2. तो x बराबर 50. गड़बड़ है इसका मतलब, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है. इसका मतलब x बराबर 50, x बराबर 50, x बराबर 50 ml आ गया. इसका मतलब पूरा का पूरा यही है. फिर तो पूरा का पूरा यही है, यही है. ठीक है. इस क्वेश्चन को एक काम करे, मैं करेक्शन कर रहा हूं थोड़ा. 30 ml कर दो इसको, 30 ml O2 कर दो. अब कर लो कैसे भी करो, आंसर सेम आएगा. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसको आप क्या करो, 30 ml कर दिया मैंने. अगर ऐसा हुआ तो जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर इसको x ml मान लो तो ये 2x हो जाएगा. ये 50 माइनस एक्स होगा तो ये हो गया 50 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2. तो O2 कितना हो गया? 2x प्लस 25 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 30. 3x बाई 2 इज इक्वल टू 5. यही हुआ. तो x इज इक्वल टू 10 बाई 3 हो जाएगा. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 बाई 3. ये आएगा 10 बाई 3. x इज इक्वल टू 10 बाई 3 आ गया. तो यहां पे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो कितना आएगा. तो वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 बाई 3, 140 डिवाइड बाई 3. परसेंटेज
ऑफ H2, 140 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, यही होगा। 280 डिवाइड बाई 3% आएगा। 90% से भी ज्यादा चला गया बेटा, 93.3% होगा। कौन? H2 होगा। कौन होगा? H2 होगा। करें नोट जल्दी से। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड प्लस 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, मिक्सचर इज हीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4, हीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4 and produce gas mass of produced gas after passing through KOH solution। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया था, 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हीट किया जाए, और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको मैंने कहां से पास करवाया? KOH। उसके बाद मास बताना है किसका? उसके बाद किसका मास बताना है? जो गैस रहेगी वो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का डिफिकल्ट टास्क क्या है? इस क्वेश्चन का टास्क ये है, पहले इनको हीट करने पर बनता क्या है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो देखो इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। कंसंट्रेट H2SO4 है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर बाहर निकालेगा, वाटर बाहर निकालेगा तो CO गैस बनेगा, बस ये गैस हो गई अपने काम की। ऑक्जेलिक एसिड रखा, ये लो ऑक्जेलिक एसिड है, कंसंट्रेट H2SO4 रखा, CO गैस बनेगी प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। गैस कौन हो गया? ये और ये। ठीक है, गैस ये दो हो गए। अब ढंग से समझना, रिएक्शन बैलेंस है सारी। तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, गैस प्रोड्यूस क्या क्या होगी? CO एंड CO2। ये CO और CO2 गैस है। अगर मैं इसको पास करवाता हूं KOH से, KOH क्या है? बेसिक है। बेस किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिड के साथ। CO2 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक है। सारे इनऑर्गेनिक में। CO कैसा है? न्यूट्रल है। आपको पहले भी बताए गए थे, दो ऑक्साइड पहले भी आए थे, तो मैंने बोला था CO भी होता है और H2O भी होता है। देखो आज CO भी आ गया, ये CO न्यूट्रल है। तो KOH से पास करवाने के बाद तो बचेगा कौन? CO ही तो बचेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। प्लस क्या बन जाएगा? K2CO3, वो तो सॉलिड होता है। तो मेरे को अल्टीमेटली मास किसका कैलकुलेट करना? CO। CO कौन कौन सी? अरे बेटा CO दो जगह प्रोड्यूस हुई है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। तो दो जगह CO प्रोड्यूस हुई, उसका मास कैलकुलेट कर लो, वो ये आएगा। मैंने कहा सुनो, इसका जितना मोल होगा उतना का मोल, उतना मोल इसका होगा, और जो मोल ऑक्जेलिक एसिड का होगा वही मोल इधर भी CO का होगा। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, 2.3 डिवाइड बाई ऑक्जेलिक एसिड का मास कैलकुलेट कर लो, मॉलिक्यूलर मास 46 0.05 मोल। 4.5 डिवाइड बाई 90.05 टोटल मोल्स ऑफ CO कितना हो गया? 0.1। मास ऑफ CO इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 28, 2.8 ग्राम। हाँ या ना?
उसमें 1.4 ग्राम भी ऑप्शन में था, 2.8 ग्राम। बात क्लियर? ये देखो मैंने आपको प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम बता रहा हूं, 10 करवा दी मैंने अभी तक। ऑलमोस्ट जो है वो 60 प्लस प्रॉब्लम आपको करा चुका हूं मोल से रिलेटेड, स्टार्टिंग से लेके जितने भी बेसिक आइडिया से लेके लगभग 60 प्रॉब्लम। बट अगर 60 प्रॉब्लम मैंने करवाई है, 60 का डबल अगर आप 120 अगर आप कर देते हो तो मेरे हिसाब से तो यही होगा। मॉड्यूल के अंदर लगभग 200 प्रॉब्लम, 220 240 के आसपास प्रॉब्लम दे रखी है, तो आधा मॉड्यूल तो सोल्व हो जाएगा और इन्हीं के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मॉड्यूल को सोल्व करें। करने का तरीका स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 5। अब आज यहां तक आप पढ़ चुके हो ना, तो अब स्टेज 5 में जाके आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अब स्टेज 5 में जाके क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, आपसे होंगे। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई? अब तो पूरा मोल ही हो गया ना, अब ओनली फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स है। हाँ, ये बात ध्यान रखें, मैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास, इसको रेडॉक्स वाले टॉपिक में करवाने वाला हूं। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का कि ये टॉपिक तो हमें करवाए नहीं गए, इसके क्वेश्चन दे रखे। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट दे रखा है ना, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के क्वेश्चन दे रखे। उनको नहीं करने, टेस्ट में भी नहीं आएंगे। वो टेस्ट में कब आएंगे? जब रेडॉक्स का टेस्ट होगा तब आएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस बेसिक कंसेप्ट वाले में उसको मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस बताएंगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? डील करेंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है इस चीज से लेके कि ये टॉपिक तो पढ़ाए नहीं गए, मॉड्यूल में दे रखे, तो अब हम क्या करें, टेस्ट में आएगा या नहीं आएगा? तो सबका आंसर एक ही हो गया, अभी नहीं पढ़ा रहे, रेडॉक्स में पढ़ाया जाएगा, टेस्ट में नहीं आएगा। बात क्लियर? चलो आगे। चलो, चले नेक्स्ट अपन हेडिंग लगा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह। तो कंसंट्रेशन टर्म समझने से पहले अपन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, किसके लिए डिफाइन होती है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स इज डिफाइन फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होगी। तो अब सॉल्यूशन होता क्या है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, of two or more component। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये, होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सिंगल फेज होनी चाहिए। दो सब्सटेंस को अगर मैंने ऐड किया तो फेज कैसी बने? सिंगल, या तो सॉलिड बने या लिक्विड बने या गैस बने। दूसरा, होमोजीनियस की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका ईच पार्ट लू, मैं कोई भी पार्ट लू, छोटा से छोटा पार्ट भी लू, तो उसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन टू या मोर कंपोनेंट का। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन दो होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन? जो लेस अमाउंट में हो। सॉल्वेंट कौन? जो एक्सेस अमाउंट में। ये ऐसा बोल सकते हो, ये डेफिनेशन छोड़ो, ऐसा बोल सकते हैं, द कंपाउंड which is soluble या which is dissolved in other compounds, जिसको अदर कंपाउंड में डिसॉल्व किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है उसी को अपन क्या बोलेंगे?
सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो अब आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। केस फर्स्ट, if physical state of solute and solvent are different, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ही डिफरेंट हो, मीन्स एक क्या हो लिक्विड हो, एक सॉलिड हो, मतलब दोनों डिफरेंट फेज में होने चाहिए, उस कंडीशन में सॉल्यूट वो होगा फिजिकल स्टेट जिसकी क्या हो, चेंज हो जाए, when it dissolve in solvent। सॉल्यूट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सॉल्यूट इज द सॉल्यूट फिजिकल स्टेट चेंज when it dissolve in solvent। सॉल्यूट इज द कंपाउंड या सब्सटेंस for which physical state change when it dissolve in solvent। जब सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करूंगा तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaCl प्लस H2, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, फिजिकल स्टेट दोनों की डिफरेंट है, इसका मतलब केस फर्स्ट लगेगा। लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में सॉल्यूशन कैसा बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड सॉल्यूशन बना तो क्या इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई क्या, नहीं, इसकी फिजिकल स्टेट हाँ हो गई चेंज, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई, इसका मतलब NaCl क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, NaCl क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, H2O क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ये लो। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, केस सेकंड, फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent are same। अब तो फिजिकल स्टेट भी सेम हो गई, जैसे तो उस कंडीशन में सॉल्यूट कौन होगा, जो लेस अमाउंट में हो, किसमें हो, लेस अमाउंट में। सॉल्वेंट कौन होगा, जो एक्सेस अमाउंट में हो। समझ में आई बात? चल, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सॉल्यूट वो होगा जो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट वो होगा जो एक्सेस अमाउंट में होगा। बात क्लियर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं? चल, ये बात हो गई थर्ड नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर, अगर मेरे से पूछे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ये न्यूमेरिकल्स में अपन काम भी लेंगे। ठीक है, मेरे से पूछे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, डेंसिटी सॉल्यूशन की लिखनी है तो किसका लिखा जाए, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम भी किसका लिखा हुआ, मैं सॉल्यूशन का लिखना है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट का लिख दिया या सॉल्वेंट का लिख दिया, नहीं, जिसकी डेंसिटी दे रखी है उसी का मास पुट करना है, उसी का क्या पुट करना है, वॉल्यूम पुट करना है। ठीक है बात? चलो नेक्स्ट एक दो पॉइंट और देखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6 नंबर पॉइंट, नेम ऑफ सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम होता है वो किसके बेसिस पे रखा जाता है, कि उसके अंदर कौन सा सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे अगर मैंने ऐसा बोला NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूट कौन है इसके अंदर, जो नाम है NaCl,
सॉल्वेंट, अगर मैंने यहाँ पे आगे एक्वस लिख दिया, एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो सॉल्वेंट हो जाएगा H2। अगर मैंने ऐसा लिख दिया एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, तो नाम क्या लिखा, यूरिया मींस सॉल्यूट कौन हो जाएगा, यूरिया, सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, वाटर। ये ठीक है बात, ये चीज हो जाएगी। चले आगे 7 नंबर, कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। अपन पढ़ रहे हैं ना कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, तो देखो कंसंट्रेशन इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, relative amount of solute with respect to, it is the relative amount of solute with respect to solvent और solution। बस एक ही केस में solvent आएगा, बाकी सब केस में क्या आएगा, solution आएगा। concentration is the relative amount of solute with respect to solvent or solution। concentration is the relative amount of solute with respect to solvent or solution। ठीक है बात। अगर मैंने ऐसा बोला कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब तो यही होगा रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा। अगर मैंने बोला कि कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब रिलेटिव अमाउंट जो होगा किसका, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, वो कम होगा। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम। अगर ऐसा बोला जाए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट रिलेटिवली या सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा है। अगर ऐसा बोला जाए डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये टर्मिनोलॉजी काम में आने वाली है। ठीक है बात आ रही समझ में, ठीक है। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स 11th में मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, 12th में सॉल्यूशन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। 2 बार आप पढ़ चुके होंगे बेसिकली 11th 12th में, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, तो उस समय आपको ध्यान रहे कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूले लिखूंगा, सबके डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाने वाला हूं, फॉर्मूले लिखा के और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा सारी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। आपको पढ़ना है, देखो पहले एक बार आप देख लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। 3% है, 1 ppm हो गया 4, मोल फ्रैक्शन 5, छठा नंबर पे मोलिलिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी अभी नहीं करेंगे, वो रेडॉक्स में कराएंगे, ठीक है। 7 कंसंट्रेशन टर्म्स एंड इनका इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन को मैं डिराइव करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा इंटर कन्वर्जन का, ठीक है। तो उन फॉर्मूले बेस पे अपन को क्या करना है, प्रॉब्लम्स करनी है। तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लेना जिससे आपको अच्छे से आइडिया रहे, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर होगा ये मूल कंसेप्ट से रिलेटेड, तो इसमें अपन जो है वो डायरेक्ट पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करवानी है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड सारे फॉर्मूले लिखूंगा, डेफिनेशन लिख के उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, और आप 2 बार पढ़ चुके हो तो आपको कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहां तक करे, मूल के सारी प्रॉब्लम्स करे, फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज की, ठीक है। ओके, थैंक यू।